नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी पीरियड यानी 95 के बाद के अपराध के किस्से को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उस समय मैं लखनऊ में सीओ महानगर के पद पर पदस्थापित था। वाकया ये 4 जनवरी 1996 का है। शाम को 8 बजे लखनऊ के बाजार खाला थाने के प्रभारी बीएन मौर्य को एक मुखबिर ने थाने पर आकर बताया कि बुलाकी अड्डे पर, बाजार खाला थाना क्षेत्र का एक चौराहा है, उसको बुलाकी अड्डा कहते हैं। पुराने शहर का इलाका है ये, जहाँ पर पुराने शहर में आपको कैसरबाग, अमीनाबाद और बारादरी, ये सब जो पुराने शहर की जो पहचान है, वहीं ये थाना बाजार खाला भी है। उसने ये बताया कि बाजार खाला थाना क्षेत्र के बुलाकी अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी एक घर में आया हुआ है, जिसके पास अत्याधुनिक असलहे हैं। ये वो दौर था जब पुलिसिंग मुखबिरों पर ही आधारित हुआ करती थी। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे, दूसरा कोई जरिया नहीं था, और पुलिस बहुत पैसा भी खर्च करती थी इन्हीं मुखबिरों पर। जब कहीं कोई क्राइम फंस जाता था और नहीं खुलता था तो मुखबिरों का ही सहारा लेना होता था। सादे में लोग और मुखबिर, यही पुलिस के लिए सबसे इफेक्टिव विंग हुआ करते थे। इंस्पेक्टर मौर्य ने अपने सीओ बाजार खाला, उस समय श्री राहुल यादवेंद्र सीओ बाजार खाला हुआ करते थे, आजकल पीएसी की किसी वाहिनी में कमांडेंट हैं, यंग अफसर था। उन्होंने एसपी सिटी को भी बताया कि साहब ऐसे ऐसे ये सूचना है। सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल जाइए, सूचना को वेरीफाई करिए, अगर ऐसा है तो हमारा गुड वर्क होगा। सीओ बाजार खाला के नेतृत्व में पूरा पुलिस बल, मैं बीएन मौर्य इंस्पेक्टर बाजार खाला के, बुलाकी अड्डे के उस मकान पर पहुंच गया। मुखबिर साथ में गाड़ी में छिपा कर बैठाया गया। उसने बता दिया, चारों तरफ से घेरा गया। घेर के उस मकान में प्रवेश किया गया। मकान में प्रवेश करने के बाद उसमें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम लक्ष्मी नारायण था। उसके पास न कोई असलहा मिला, न कोई ऐसे डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई चीज मिली जो आपत्तिजनक हो या जिसका रखना अवैधानिक हो। लक्ष्मी नारायण का नाम उस समय बहुत था। यह कहा जाता था कि किडनैपिंग किंग है, वो किडनैपिंग का गुरु है, और पूरे उत्तर भारत में, बल्कि पूरे देश में किडनैपिंग में जितने लोग भी शामिल हैं सब उसके शिष्य हैं। किडनैपिंग की बारीकियां लोगों ने उसी लक्ष्मी नारायण से सीखी हैं। और एक बड़ा फेमस केस था जब ये पूरा किडनैपर्स का एक पूरा गैंग तिहाड़ जेल से फरार हो गया था, जिसमें चार्ल्स शोभराज भी थे, बबलू श्रीवास्तव भी थे, लक्ष्मी नारायण भी थे। उसमें मुकदमा कायम हुआ था, और जब थाने के रिकॉर्ड बाजार खाला के देखे गए तो ये पता लगा कि सिर्फ वही एक मुकदमा है जिसमें वो जमानत पर है। तिहाड़ से फरारी का जो मुकदमा था उस पर जमानत पर है, बाकी सारे केसेस बाजार खाला थाने के खत्म हो गए हैं। पुलिस के पास अब कोई चारा नहीं था, तो पुलिस ने एक थ्योरी बनाई कि बाजार खाला चौराहे के पास वाहन चेकिंग हो रही थी, तो यह व्यक्ति अपनी कावासाकी मोटरसाइकिल नंबर यूपी 32L1661 पर बैठकर जा रहा था। चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका, इससे वाहन के कागजात मांगे, इसने कोई कागजात नहीं दिखाए और ये कह दिया कि हमारे पास इस गाड़ी का कोई कागज मौजूद नहीं है। उसके इस अपराध पर मोटर वाहन अधिनियम यानी एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में इसका चालान कर दिया गया। रात भर हवालात में रहा, सवेरे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। 4 फरवरी को ये शाम को 8 बजे पकड़ा गया। लिखा पढ़ी की बात मैं बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल में कागज न दिखाने पे इसका एमवी एक्ट में चालान हुआ, और 5
फरवरी को अदालत ने इसे 2,000 रुपये के जाति मुचलके पर छोड़ दिया, जमानत पर छोड़ दिया। 2 बजे वहाँ से जमानत हुई, 3 बजे के आसपास ये बाहर आ गया। बाहर आते ही सीधे ये बाजार खाला थाने पहुंचा। वहाँ थाने की इमारत की जो कॉरिडोर है, जो उसका बरामदा है, वहाँ बैठ गया। उसके साथ 5-6 वकील और उनके गुरु स्वामी ब्रह्मचारी ब्रह्म प्रकाश जी और 4-6 उसके दोस्त, सारे लोग बैठ गए। इंस्पेक्टर मौर्य उस समय थाने पर मौजूद नहीं थे। थाने के लोगों ने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा साहब इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए। और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, फिर भी मुझे बंद किया गया। अब मैं थाने पर खुद आ गया हूं, मुझे जेल भेजें या मेरा इनकाउंटर करें। चोरी और सीना जोरी। जब 1 घंटे तक इंस्पेक्टर नहीं आए तो वो अपना सब गुर्गों को लेके फिर सीओ बाजार खाला राहुल यादवेंद्र के दफ्तर पहुंच गया। वहाँ इसी तरह की बहस वो करने लगा। इस बीच में ये पता लगा कि लक्ष्मी नारायण थाने पर बैठ गया है, धरने पर, अनशन पर। प्रेस वाले भी सब आ गए। लखनऊ का प्रेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रेस था उस समय। प्रिंट मीडिया ही उस समय हावी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमारे ख्याल से 1-2 चैनल्स को छोड़ के किसी का दफ्तर भी लखनऊ में उस ज़माने में 95-96 में नहीं था। प्रेस वाले आ गए, पूछताछ शुरू की और वहाँ पर उसने प्रेस वालों से ये बताया कि देखिए साहब, आज की तारीख में उसके ऊपर कोई केस नहीं है। बहुत केसेस थे, सब में मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। जो एक केस है तिहाड़ से फरारी का, उसमें ज़मानत पर हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे ज़बरदस्ती बंद कर देती है। इसीलिए मैं थाने पर खुद ही चल कर आया हूँ। आज फैसला हो जाए, या मुझे जेल भेजें या फिर मेरा इनकाउंटर कर दें। सीईओ ने बड़ी मुश्किल से ये बला टाली। वहाँ से लौट के उसको पता लग गया कि इंस्पेक्टर बाजार खाला आ गए हैं, तो वो फिर बाजार खाला थाने के बरामदे में जाकर बैठ गया और उन्होंने कहा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज देते। इंस्पेक्टर ने उसको टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं गया तो 8 बजे उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को, डीआईजी और एसएसपी को अवगत कराया। इस बीच मैं बता दूं, मुझे भी ये पता लगा, क्योंकि उस समय सेट पर पूछा जाने लगा कि लक्ष्मी नारायण का अगर कोई आपराधिक इतिहास या कोई मुकदमा किसी थाने पर हो तो कृपया अवगत कराएं। लक्ष्मी नारायण का नाम मैंने भी सुन रखा था और अच्छे से सुन रखा था। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि अरे बाप रे, इतना बड़ा किडनैपर किंग कहते थे उस समय, किडनैपिंग्स का राजा कहते थे उस समय। इसको लोग गुरु गुरु या दादा दादा कह के बुलाते थे। इसके जो को एक्यूज थे, इसके जो साथी बराती थे जो इस अपराध में, मैं और मेरे इंस्पेक्टर आरपी सिंह थे, हम दोनों लोग गए देखने कि भाई ये कैसे वहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है। ताज्जुब हो रहा था हम लोगों को। मैं गया तो ये थाने पर दरी लगा कर बैठा था। सामने कम से कम 50-60 प्रेस के फोटोग्राफर और प्रेस के लोग थे, सवाल जवाब कर रहे थे। ऊंची आवाज़ में ये सबका जवाब दे रहा था। इंस्पेक्टर ने सीनियर ऑफिसर्स को जब बताया तो यही कहा गया कि एक बार चेक कर लो कि कोई अपराध तो इसके खिलाफ नहीं है। प्रेस वालों को ये उस समय जब मैं गया था तो ये बता रहा था। प्रेस वाले ने, किसी ने पूछा कि भैया आप तो किडनैपिंग के उस्ताद हो, क्या हुआ, कोई मुकदमा? उसने कहा देखो, मैं 2 दर्जन से ज़्यादा पकड़ कर चुका हूँ। पकड़ कहते हैं किडनैपी को। पकड़ बेसिकली जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो चंबल में डकैत करते थे।
बड़े लोगों के बच्चों को, बड़े लोगों को, व्यापारियों को रास्ते में से उठा लेते थे और वो पकड़ जो बीहड़ के बड़े बागी थे उनके पास भेज दी जाती थी। फिर वो रखते थे, महीनों पैसा लेके ही छोड़ते थे। तो इसने बताया कि देखो मैंने करीब करीब 25 पकड़ की होगी। लक्ष्मी नारायण चबा चबा के बोल रहा था उस समय। वो मतलब उसकी आदत थी या उसकी टोन थी या उसकी अदा थी। उसने कहा था 25 मैंने पकड़ की होंगी और बड़े मोटे मोटे आसामियों की टेंट खाली की है। आसामी कहते हैं व्यापारी को। जैसे किसी बड़े व्यापारी के लिए लोग संबोधित करते हैं कि बड़ा मोटा आसामी है। तो उसने कहा कि मोटे मोटे आसामियों की टेंट ढीली की है, खाली कराई है, लेकिन किसी पकड़ ने मेरी आज तक कोई शिनाख्त नहीं की। पुलिस को छोड़कर कोई इंडिपेंडेंट गवाह आज तक अदालत में गवाही देने नहीं आया और इसीलिए अदालतों ने हमें सारे केसेस में बाइज्जत बरी किया है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह का आदमी होगा, कैसा जुनून सवार था उसे नेता बनने का, और घोर अपराधी, बड़ा अपराधी। वहाँ लोगों ने कहा कि भैया अब चलिए, मान लिया आपने छोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, आप जिला पंचायत सदस्य भी हो गए हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसा वो बता रहा था। तो उसके बाद से क्या कर रहे हैं जब से आपने ये किडनैपिंग का धंधा छोड़ा? उसने कहा देखो मैं फिल्में बनाता हूँ अब बम्बई में, चेले बहुत से हैं, मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो गई है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास दरोगा पर उसने एक फिल्म बनाई जो रिलीज़ हो गई। ये अपराधी जो फिल्म मेकर बन गया। उसने वहाँ ये भी बताया कि उसकी दूसरी फिल्म वैश्या निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी आप लोग देखिएगा, और कहने लगा सब लोग देखिएगा, कितनी बढ़िया फिल्म है। बातचीत में वो किसी दिमागी वकील की तरह लग रहा था, शार्प शातिर वकील से हाजिर जवाब। कानून की बहुत ढेर सारी बातें वो बार बार कह रहा था। क्या किया है मैंने, काहे में बंद करेंगे, तमाम सेक्शंस रटे रटाए बोल रहा था। लोगों ने पूछा कि आपने लॉ किया है, जो प्रेस वाले थे उन्होंने कहा नहीं। मैं 88 से 94 तक जेल में रहा और वहाँ जेल में एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में कानून की जितनी किताबें थीं 6 साल में मैंने सारी किताबें पढ़ ली। और जेल में जो इनमेट्स, जो अपराधी या जो बंदी जिन्हें किसी कानूनी मदद की ज़रूरत होती थी, मैं सारी कानूनी मदद बिना पैसा लिए हुए करता था। और वही ये पुलिस वाले क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ किस सेक्शन में बंद कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें थाना कैंपस में SHO यानी इंस्पेक्टर के चैम्बर के बाहर के बरामदे में। एक किस्सा और वहीं उसने बताया। उसने कहा साहब ये हमारा गैंग चार्ट बना रहे थे यही पुलिस वाले, इसी बाजार खाला के। इसमें 14 लोगों का इन्होंने नाम लिया और गैंग एक बना दिया। गैंग अप्रूव हुआ, SSP के यहाँ से DM के यहाँ पहुँचा, मुझे कॉपी मिल गई। फिर मैंने इनको इतना नचाया कि 23 पुलिस वाले इस गलत गैंग चार्ट के बनाने में लाइन हाजिर हो गए, 23 जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिपाही शामिल थे। बाजार खाला के जो पुलिस वाले वहाँ उपस्थित थे उन्होंने बताया कि हाँ ये सही कह रहे हैं, गैंग चार्ट की कॉपी इनके हाथ लग गई DM साहब के अप्रूवल के पहले। तो जितने लोग उसमें शामिल थे गैंग चार्ट में, जो अपराध देने में, उसको उसकी अध्यावधि जो स्थिति होती है उसको देने में, वो सारे के सारे लाइन हाजिर होने पड़े, क्योंकि इसने अदालत में, इसने हाई कोर्ट से कोई आदेश करा लिया था। उसके खिलाफ कुल 35 मुकदमे दर्ज हैं प्रदेश के अलग अलग थानों में, इवन देश के अलग अलग थानों में, जिनमें से 25 अकेले किडनैपिंग के हैं। और किडनैपिंग के सभी मुकदमों में लक्ष्मी नारायण बरी हो चुका है।
सिर्फ एक केस पेंडिंग है तिहाड़ जेल से फरारी का। रात के 11 बज गए, इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि देखिए, अच्छा उसने एक बदमाशी और की कि थाने पर आने से पहले एक फैक्स हाई कोर्ट को, डीजी ऑफिस को, चीफ सेक्रेटरी को, पहले उस समय फैक्स ही एक जरिया होता था किसी सूचना के पहुंचाने का, और वकील भी उसके सेट होते थे, फॉर्मेट भी उसका सेट होता था कि पुलिस अगर किसी को घर से ले गई तो फौरन उस वकील से संपर्क करिए, वो बता देगा कि किसको किसको फैक्स करना है, 5 मिनट में फैक्स हो जाएगा, और फैक्स की रसीद रखे रहिए, अदालत में काम आएगा। तो जाने के पहले, थाने पर जाने के पहले एक फैक्स सभी संबंधित को फैक्स कर दिया गया कि मैं थाने पर बिठाया गया हूं। शाम को जब वो थाने पर बैठा था, संभवतः वो इसीलिए बैठा भी था कि वो फैक्स अभी मार्क होके आएगा, तो फैक्स आ गया। सीओ बाजार खाला के भी ऑफिस में आ गया और इंस्पेक्टर बाजार खाला के भी ऑफिस में आ गया। एसएसपी और एसपी सिटी के यहाँ भी फैक्स आ गया कि साहब ये इलीगल डिटेन करके थाने में बिठाए गए हैं। जैसे ही ये फैक्स आया, लोगों को ये लगा कि अरे ये तो इतना हरामी है कि ये आया, यहाँ आने के पहले ही इसने फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया हम लोगों के। और किसी तरह से सिर्फ यही कहना था कि किसी तरह से इसको यहाँ से वापस भेजा जाए। बड़ी मुश्किल से अपनी बला टाली फिर इंस्पेक्टर ने कि ये वहाँ से जाए। वहाँ गया और वहाँ उसने एक पत्रकार वार्ता की। गया वो वहाँ से निकल के एक दारुल शफ़ा जो विधायक निवास है लखनऊ का, दारुल शफ़ा में पूर्व मंत्री थे सुरेंद्र पाल वर्मा, ये उनके आवास पर चला गया, वहाँ पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उसने कहा कि जब मैं अपराध जगत में सक्रिय था, सुनिएगा वर्डिंग्स के, जब मैं अपराध जगत में सक्रिय था तो इन्हीं पुलिस वालों की कम संख्या में मेरे आस पास फटकने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मजाल नहीं है कि कम संख्या में पुलिस कभी हमारे आसपास दबिश भी देने आ जाए और फटक भी पाए, लेकिन अब मैं पत्रकार हूं, जिला पंचायत सदस्य हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष संभावित हूं, और पुलिस हमें जो है वो पकड़ के बंद करना चाहती है। ये कौन सी बात है? मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, सारे केसेस में हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये घटना मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि 80 और 90 के दशक में अपराध और अपराधियों की स्थिति आपकी समझ में आ जाए। किस तरह के अपराधी हुआ करते थे, किस तरह का अपराध होता था, किस तरह की पुलिसिंग होती थी। आप समझिए, एक बड़ा अपराधी लक्ष्मी नारायण पुलिस थाने में बैठकर लोगों को लेकर दबाव बनाकर घेराबंदी करके और इस तरह की बातें कर रहा था, जिस पर 35 केसेस थे। और जिला पंचायत सदस्य इलेक्टेड था, पत्रकार भी बता रहा था, राजनीति में बहुत आगे जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो इसलिए कि अपराध इसने किया पूरा, एक भी किडनैपी यानी एक भी पकड़ ने अदालत में शिनाख्त करने से मना कर दिया। पुलिस को छोड़ के जितने गवाह मुकदमों में थे सब मुकर गए, होस्टाइल हो गए। अदालत के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसको बरी करने के। किडनैपिंग के सारे मुकदमों में ये बरी हो गए। अभी मैं बताऊंगा कि आदमी क्या था। अभी मैं सिर्फ ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि आप उस समय की स्थिति,
80 और 90, ये 96 का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी भाग के उसे देखने गया था कि कौन आदमी है, क्योंकि वो वही दौर था, बड़ा बुरा दौर था क्राइम का। पूरे उत्तर भारत में किडनैपिंग, ऐसी ताबड़तोड़ किडनैपिंग हो रही थी। उस समय के जो लोग हैं उनसे पूछिए, जो क्राइम रिपोर्टर होंगे उनसे पूछिए, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं उसकी आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि आखिर वो किस तरह का अपराधी था और कैसे उसने मैनेज करके सारे मुकदमों में अदालत से अपने आप को बरी करा लिया। लक्ष्मी नारायण उत्तर भारत का ऐसा पहला अपराधी था जिसने पकड़ यानी किडनैपिंग को रेवाइन से, यानी बीहड़ों से, जंगलों से, चंबल से निकाल कर बाहर लाकर उसे एक उद्योग बनाया। इसके पहले कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है, इंडिविजुअल कोई कर, इसने उद्योग बनाया किडनैपिंग से पैसा लेने का। और इसके शागिर्दों का नाम मैं बताना चाहूँगा ताकि आपके जहन में रहे कि ये कौन सा आदमी था। इसके शागिर्द थे राजू भटनागर। राजू भटनागर से बड़ा उस दौर का किडनैपर कोई नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, स्मार्ट, देखने में बहुत ही खूबसूरत, बीएससी का स्टूडेंट, बहुत ही तेज़ दिमाग, ये शागिर्द था लक्ष्मी नारायण का। बबलू श्रीवास्तव के बारे में भी मैं कई एपिसोड में बता चुका हूँ। बबलू श्रीवास्तव ने किडनैपिंग की इंटरनेशनली और पूरे देश में की। राजू भटनागर तो उत्तर भारत तक ही सीमित था, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने पूरे देश में की। और मुंबई में तो ऐसी बड़ी बड़ी किडनैपिंग की कि तौबा तौबा कर जाएं आप। तो राजू भटनागर, बबलू श्रीवास्तव, चार्ल्स शोभराज, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है गूगल पे देख लीजिएगा, नेपाल की जेल में शायद बंद है। ब्रजमोहन शर्मा, शंकर नारायण मामा और दिनेश ठाकुर, ये इसके शागिर्द थे जिसको इन्होंने बारीकियां किडनैपिंग की, इस इंडस्ट्री की, किडनैपिंग की एक इंडस्ट्री हुआ करती थी उस समय, उसकी बारीकियां सबको बताईं। इन शिष्यों में 2 शिष्य बहुत आगे निकल गए, राजू भटनागर और बबलू श्रीवास्तव, यानी गुरु गुड़ ही रह गए और चेले शक्कर हो गए। इतना आगे निकल गए कि राजू भटनागर का तो इतना नाम हो गया, 5-5, 6-6 स्टेट्स की पुलिस ने, सब ने बड़े बड़े इनाम घोषित कर रखे थे। कब कौन उठ जाए और मारे डर के उसके घर वाले पुलिस को सूचना न दें, जब ये पता लग जाए कि राजू भटनागर ने उठाया है, पैसा चुपचाप बताई हुई जगह पे जाके दे आते थे। वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर था उसका कंसेप्ट कि ऐसे आदमी को उठाओ जो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता हो। बड़े लाला मीन्स व्यापारी, बड़े डॉक्टर, बड़े उद्योगपति, जिसको टारगेट कर लिया राजू भटनागर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे पैसा लेकर ही छोड़ा। बबलू श्रीवास्तव, वो भी उस समय, उसका दिमाग बहुत शातिर है। राजू भटनागर बहुत डेयरिंग था। इन दोनों में किडनैपिंग कौन बड़ी कर रहा है इसका कंपटीशन हो गया और सब लोग ये कहने लगे कि राजू भटनागर बबलू श्रीवास्तव से बहुत आगे निकल गए। बबलू को लगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में चुनौती है, दोस्त है हमारा, गुरु भाई है, एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, लेकिन उसने ठान ली कि इसे रास्ते से नहीं हटाऊंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। नाम इस समय राजू भटनागर का चल रहा है। लखनऊ का रहने वाला बबलू श्रीवास्तव, नाम पूरा उसका ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू। ये तखल्लुस जो नाम के साथ जुड़ा, ये बबलू से ही शुरू हुआ और आज तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलता है। आप जो लखनऊ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, आप कभी यूनिवर्सिटी रोड से निकलिए, आपको अगल बगल जितने बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े बोर्ड दिखाई पड़ेंगे, उसमें जो भी प्रत्याशी होंगे उसका तखल्लुस आगे लिखा होगा।
मैंने अपने एक एपिसोड में दसियों तखल्लुस वाले नेताओं का नाम बताया था जो उस समय बहुत प्रचलित थे। एसपी सिटी लखनऊ में उस समय 96 में श्री एसएन सिंह हुआ करते थे। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, उनको लोग पक्का साहब भी कहते थे। डिसिप्लिन के बहुत पक्के और अपराधियों पे बहुत कठोर। किसी के थ्रू संपर्क किया कि साहब आप लोग राजू भटनागर को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा सब पूरे प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। उनका हम अगर उसको बता दें आपको कि कहाँ है तो आप क्या करेंगे? उनका हम देखेंगे क्या करना है। उनका नहीं साहब, हम बताएंगे तब जब आप इसे मार दें। बताऊंगा बिल्कुल सही और बिल्कुल सही लोकेशन पे ले चलूँगा, लेकिन मारना ज़रूरी है। एसपी सिटी साहब ने कहा बिल्कुल मारने लायक है, तमाम राज्यों से उस पर इनाम है। उस समय लखनऊ के एसएसपी थे श्री तिलक काक, बहुत लंबे समय तक थे। गोरे चिट्टे 6.5 फीट हाइट वाले बहुत नामी एसएसपी लखनऊ के। उस दौर में उन सभी लोगों का नाम हुआ जो उस दौर की पुलिसिंग में सरवाइव कर पाए, इतने खराब, इतने बुरे माहौल के बावजूद भी। श्री तिलक काक साहब उस समय एसएसपी थे। एसएन सिंह एसपी सिटी लखनऊ ने उनको भी नहीं बताया। और 10 जनवरी 88 को बबलू ने बताया कि वो इलाहाबाद में है। बिल्कुल सही लोकेशन बताऊंगा। बबलू को भी साथ बिठा लिया, पूरा लाव लश्कर लेके वहाँ चले। उस समय डीपी सिन्हा साहब एसएसपी इलाहाबाद हुआ करते थे। लाव लश्कर लेके चले, बबलू लेके चला वहाँ से इनको, और फ़ोन कोई था नहीं कि पता लगे। किसी से रास्ते में बात की उसने उतर के, जहाँ भी सेट किया होगा किसी पान की दुकान पे। वहाँ से गया मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने जॉर्ज टाउन मोहल्ले में एक गैराज में इसने देखते ही एसएन सिंह को कहा कि सर वो बैठा है। एसएन सिंह साहब ने उसको तुरंत जो फोर्स उनके साथ थी घेरना शुरू किया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, बबलू ने आगे बढ़कर राजू भटनागर को गोली मार दी। लिखा पढ़ी में ये बात नहीं है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है कि पहली गोली बबलू श्रीवास्तव ने ही मारी थी। उसके बाद फायर उसने भी किया, मुठभेड़ हुई और राजू भटनागर जॉर्ज टाउन के मेडिकल कॉलेज के सामने एक गैराज में मारा गया मुठभेड़ में, 10 जनवरी 1988। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ताराचंद हॉस्टल में रहता था, बीएससी का छात्र था। उसके मरने के बाद लोग जान पाए कि अरे बाप रे, ये तो राजू भटनागर है, बड़ा भारी किडनैपर है। हॉस्टल इनमेट्स के बीच में बड़ा लोकप्रिय था। उसके साथ के स्टूडेंट जो साथ उसके तमाम पैसा बहुत खर्च करता था। आज वो सब लोग भी जो उस समय उसकी चाय पीते थे या उससे गप्पे लड़ाते थे, वो बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं था। इसके पहले का एक वाकया है कि एक किडनैपिंग के मामले में ये सारे लोग तिहाड़ में बंद हुए। बबलू श्रीवास्तव, राजू भटनागर, लक्ष्मी नारायण, चार्ल्स शोभराज, ब्रजमोहन शर्मा, शंकर नारायण मामा। दिल्ली पुलिस ने किसी मौके पे पकड़ लिया और ताबड़तोड़ सबकी गिरफ्तारी करके सबको भेज दिया। जब ज़्यादा समय हो गया तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ निकलने का क्या रास्ता है। लक्ष्मी नारायण ने ये कहा कि भाई या तो इसको राजू भटनागर कर सकता है या बबलू श्रीवास्तव कर सकते हैं, इनके सिवा यहाँ से निकलने का कोई दिमाग लगा ही नहीं सकता। वहीं इन लोगों का आपस में कंपटीशन शुरू हुआ था तिहाड़ में ही। राहुल भटनागर ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, और उसने काम करना शुरू किया। फर्जी जमानत एक करा के वो जेल के बाहर आ गया राजू भटनागर। और बाहर आने के बाद उसने इन सब को तिहाड़ जेल से फरार करा दिया। चार्ल्स शोभराज को भी, लक्ष्मी नारायण को भी, ब्रजमोहन शर्मा को भी और शंकर नारायण को भी। उसी ने बाहर कपड़ों का इंतजाम,
गाड़ी का इंतज़ाम, रेल के टिकट, ये सब कराए कि कोई जब तक पुलिस को पता लगे ये सब लोग गाड़ियों में बैठ के अपने गंतव्य को रवाना हो जाएं। इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी कि कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया। जो भी हुआ सरेंडर हुआ, बाद में अपने आप से जो जिसने मैनेज कराया। तिहाड़ से भागने के बाद चार्ल्स, बबलू, 2 लोग और ये बम्बई की तरफ भागे और लक्ष्मी नारायण, ब्रजमोहन, शंकर ये सब लखनऊ की तरफ आ गए। फिर बबलू ने पूरे देश में बहुत बड़ी बड़ी किडनैपिंग की। दाऊद ने इनका इस्तेमाल किया। दाऊद का सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट अगर उस समय कोई था तो बबलू श्रीवास्तव था। चार्ल्स शोभराज भी उस समय शुरू में कुछ दिन साथ रहा, लेकिन एक किडनैपिंग का पूरा पैसा लेकर चार्ल्स शोभराज भाग गया। तब से पूरा गैंग शोभराज के पीछे भी पड़ गया। जब 93 में मुंबई बम ब्लास्ट हुए, उस समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड वो 2 फाड़ हो गया धार्मिक आधार पर। बबलू श्रीवास्तव, छोटा राजन, इन सब लोगों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया। बाकी किसी से तो नहीं, लेकिन दाऊद को हमेशा खटका बना रहता था बबलू श्रीवास्तव से, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी, उसका दिमाग वो जानता था। वो पीछे लगा था कि कैसे भी या तो ये मार दिया जाए या फिर इसको पकड़वा दीजिए, ये जेल के भीतर रहे। और 95 में दाऊद इब्राहिम के लोगों ने या दाऊद इब्राहिम ने खुद सिंगापुर पुलिस को इन्फॉर्म करके सिंगापुर एयरपोर्ट पे इसे अरेस्ट करा दिया गया और बबलू श्रीवास्तव एक्स्ट्राडिट करके लखनऊ आ गया, दिल्ली आ गया और तब से आज तक बबलू जेल में है। बाकी बहुत किस्से लंबे हैं। जब इन लोगों में आपस में होड़ मची, दिनेश ठाकुर भी इनमें एक था, तो ब्रजमोहन शर्मा ने पुलिस से मिलकर दिनेश ठाकुर का एनकाउंटर करा दिया। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने पुलिस से मिलकर राजू भटनागर का करा दिया। चार्ल्स शोभराज को इन्हीं लोगों ने मिलके नेपाल पकड़वा दिया। इस तरह के बहुत ढेर सारे किस्से हैं, लेकिन आज उनका जिक्र करना उचित नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं सबका एक एक करके जिक्र करूंगा। इनसे रिलेटेड, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जो भी किस्से हैं जो लखनऊ में हमने देखे या सुने। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जिस लक्ष्मी नारायण के चेलों ने देश भर में अपहरण करके पुलिस की नाक में दम कर दिया, वही लक्ष्मी नारायण 25 अपहरण के मुकदमों में अदालत से बरी हो गया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंके की चोट पे कह रहा था कि साहब किसी ने पहचाना नहीं और किसी ने गवाही नहीं दी, सज़ा कैसे हो जाएगी। मैंने की है, पकड़ मैंने की है, लाखों लाख रुपए लिए हैं। तो ये घटना पुलिस, राजनीति, अदालतें और पैसों के गठजोड़ जो खुले तौर पर 80 और 90 के दशक में होता, उसका एक उदाहरण था। 80 और 90 के दशक में ये जो आप देख लीजिएगा, उसी पीरियड में उत्तर भारत के बहुत ही नामी गिरामी अपराधी राजनीति में आ गए और कोई विधायक हुआ, कोई सांसद हुआ और कोई मंत्री भी हुआ। आप गूगल पे जाके 80 से 88 या 80 से 90 और उसके बाद भी अपहरण उद्योग और उसके सभी पात्रों का जिनका मैंने नाम लिया है, उनकी जानकारी अगर करेंगे, मिलेगा वहाँ पर, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय के हालात क्या थे जिस समय में हम लोगों ने पुलिसिंग की थी। शुरुआती दौर की पुलिसिंग अपने इतने लंबे कैरियर में ये उसी समय की है जब ऐसी स्थिति थी कि गवाह गवाही देने नहीं जा सकता। जो पकड़ा गया, जिससे पैसा वसूला गया, जिसने 10-10 दिन, 15-15 और 20-20 दिन साथ में जो रहा, उसको अदालत में पहचानने से लोग कैसे इनकार कर देते थे। और इतने बड़े अपराधी सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी हो जाते थे। हमारे ख्याल से, मेरा आशय आप समझ गए होंगे और आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।